अस्सलाम वालेकुम बेटा आज जो है टुडे वी हैव टू स्टार्ट अ न्यू थिंग आफ्टर पीएच कर्व्स एंड दैट इज अ पीएच इंडिकेटर। तो पीएच इंडिकेटर होते क्या हैं ये बताना है आपको यहाँ पर। और सेकंड जो है इनके कलर क्यों आते हैं, कलर क्यों चेंज होता है इनका। एंड थर्ड थिंग के इन योर एएस क्लासेस यू हैव सीन के डिफरेंट टाइटेशंस में वी वर यूजिंग डिफरेंट इंडिकेटर्स। तो ये इसलिए नहीं यूज करवाया था कि आप जो है डिफरेंट कलर्स देख सकें, बल्कि हर टाइटेशन के लिए इंडिकेटर जो है वो डिफरेंट होगा। उसकी वजह जो है दैट इज आइदर वी हैव अ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, तो उसके लिए इंडिकेटर की चॉइस अलग होगी। और इस तरीके से कोई और केस अगर होगा वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, तो उसका इंडिकेटर जो है वो अलग होगा। तो ये सारे इंडिकेटर की चॉइस जो है दैट डिपेंड ऑन द पीएच कर्व। तो पीएच कर्व जैसी होगी उसी की शेप के ऊपर डिपेंड करता है कि इंडिकेटर आपको कौन सा यूज करना है। तो उसके लिए जो है सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पीएच इंडिकेटर होते क्या है। इंडिकेटर मींस होता है कि एनीथिंग व्हिच इंडिकेट समथिंग। तो हम यहाँ पे टर्म जो यूज करेंगे इंडिकेटर नहीं बल्कि पीएच इंडिकेटर। ये ऑर्गेनिक डाइज होती हैं। ऑर्गेनिक डाइज आपके पास जिंदगी में जो कलर्स आपको नजर आते हैं या तो वो ट्रांजिशन मेटल्स के कंपाउंड होंगे या वो होंगे आपके पास ऑर्गेनिक डाइज जो हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिक डाइज होती हैं विच आर एक्चुअली वेरी वीक एसिड एंड शो डिफरेंट कलर्स इन डिसोसिएटेड फॉर्म। जब उनसे एच अलग हो जाता है उनका कलर कुछ और होता है। एंड अनडिसोसिएटेड फॉर्म जब उनके साथ एच लगा होता है उनका कलर डिफरेंट होता है। अब अगर एच की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो वो डिसोसिएट नहीं होगा, एच की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, ओ एच ज्यादा हो जाएगा तो उस वक्त वो डिसोसिएट हो जाएगा, वो रिएक्ट कर जाएगा। तो इस फॉर्म में फॉर एग्जाम्पल ये रेड है और इस फॉर्म में जब इससे एच डिटैच हो गया इसका कलर लेट से येलो हो गया। अब जो है इंडिकेटर काम कैसे करता है, तो सबसे पहले जो है इंडिकेटर जो है काम कैसे करता है ये आपको जरा बता देते हैं इसमें। इसको समझाने के लिए जो है हम दोबारा एक पेज खोलते हैं नया। इंडिकेटर काम कैसे करता है तो हमने यहाँ पे एग्जांपल दी थी। हमने कहा कि अगर हमारे पास हम जो है मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं तो ये H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन आयन एंड IN इंडिकेटर जो है NN इसको वीक बेस इसका जो है कॉन्जुगेट बेस है इसका। तो ये हमने लिख दिया, ये पॉजिटिव और नेगेटिव बन गए। इस तरीके से हम इसको मार्क कर देते हैं कि इस फॉर्म में इसका कलर क्या है रेड, इस फॉर्म में इसका कलर है येलो। तो ये काम कैसे करता है, ये काम अगर आप जो है कैसे करता है इसको समझाने के लिए जो है हमने यहाँ पे दो पार्टीशन बना दी। और जो है यहाँ पर हम फ्लास्क बनाते हैं एक, और इस तरफ भी फ्लास्क बनाते हैं हम। और इस तरीके से यहाँ पर ब्यूरेट, सिमिलरली यहाँ पर भी एक ब्यूरेट बना देते हैं। तो आपको जो है दोनों बातें जो है ताकि समझ आ जाए कि अगर हम कलर इसका रेड से येलो या येलो से रेड क्यों होता है, ये बात बताने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है यहाँ पर पहले केस में जो है इस केस में हमारे पास यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है 25 सेंटीमीटर क्यूब सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमने इसमें 25 सेंटीमीटर क्यूब सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड ऐड कर दिया। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जाएगा तो यहाँ पर OH आयंस होंगे, ठीक जी। अब ये OH आयंस जो है आपको पता है कि इंडिकेटर आप कहाँ पे ऐड करते हैं, इंडिकेटर जो है आप इसी में ऐड करते हैं। तो आपने यहाँ पे लिखा कि हमने इंडिकेटर जो इसमें ऐड किया दैट इज HLN। तो ये एक वीक एसिड है जो रिएक्शन कर जाएगा OH के साथ, इसका H जो है उसके साथ रिएक्शन करके, तो ये आपस में होगा क्या कि कन्वर्जन में आपके पास एक HLN रिएक्ट कर जाएगा एक OH के साथ और आपके पास बन जाएगा वाटर, बन जाएगा और बन जाएगा ये। तो आपके पास जैसे ही जाएगा ये एक कंज्यूम हो गया आपके पास और आपके पास ये इस फॉर्म में आ गया। इस फॉर्म में अगर आ गया तो आपके पास जो इनिशियल कलर हो जाएगा इस फ्लास्क का दैट विल बी ड्यू टू दिस IN जो हमने लिखा है दैट इज बन जाएगा हमारे पास येलो कलर हो गया, ठीक है जी। अब ऊपर से जब आप इसमें बेस को टाइट्रेट करने के लिए आपने इंडिकेटर डाला तो शुरू में आपके पास कलर येलो हो गया। अब आपने ऊपर से इसमें ऐड करना है H+ आयन, मतलब इसमें मैंने HCl भरा हुआ था फॉर एग्जाम्पल। तो ये H आयंस हो गए, ये H आयंस हो गए, ये H आयंस हो गए। अब किस तरीके से ये काम करेगा ये देखिएगा जरा गौर से कि हमारे पास जो है पहले केस में ऐसा हुआ कि ये एक H आयन जो है आया, इसने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। फिर सेकंड वाला आया उसने इसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया। कलर चेंज नहीं हो रहा, LN जो है उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में पहले था। ये खत्म हो गया, से सेकंड खत्म हो गया। यहाँ से 1 तो यहाँ से भी 1 खत्म हो गया। यहाँ से सेकंड आया, ये सेकंड खत्म हो गया। इस तरीके से यहाँ से थर्ड आया तो ये
थर्ड खत्म हो गया हमारे पास। अभी तक कलर चेंज नहीं होगा, येलो ही रहेगा, लेकिन जैसे ही आप जो है फोर्थ ऐड करेंगे, ये फोर्थ जो ऐड किया आपने, तो फोर्थ जब आएगा तो वो जो है इसके साथ, क्योंकि ये वीक एसिड था, इसके साथ मिलके बना देगा HLN। तो आपका कलर जो है रेड हो जाएगा, किस फॉर्म से? येलो से। तो आपके पास जो है कलर चेंज आ जाएगा, आप टाइट्रेशन को रोक देंगे। अब हम देखते हैं कैलकुलेशन वाला मामला कितना है। कैलकुलेशन का मामला दैट इज वेरी सिंपल, क्वाइट सिंपल। इसको गौर से देखें, अगर आपके पास कितने H आयंस यूज हुए हैं जिस पे कलर चेंज आया, तो आपके पास आंसर आएगा कि 4 H आयंस यूज हुए हैं। आप इसी से कंपेयर करते हैं इसको, तो आप देखें फ्लास्क में कितने OH थे, तो आपके पास 4 OH थे। बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह पे जाके कलर जो है उसका चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे हम इसके मोल्स काउंट करते हैं कि इसके मोल्स अगर हमारे पास इतने आ रहे थे, तो हम इसी से कंपेयर करते हैं कि यार रेशियो इनका है 1:1 का, तो इसके फिर कितने मोल्स होंगे? 4 मोल इसके हैं, तो फिर 4 मोल्स ही इसके होंगे। तो इस तरीके से हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, इस तरीके से ये हमारा काम चल जाता है। बेटा सेकंड एग्जांपल जो है, अगर हम इसकी बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की, तो इसमें जो है अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, इस केस को ही रिवर्स कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने जो है OH को फिल कर दिया, एक हो गया, और फिर जो सेकंड हो गया, और फिर ये थर्ड हो गया, और ये फिर फोर्थ हो गया, और फिर ये फिफ्थ कर दिया, ज्यादा कर दिया। उसमें हमेशा ब्यूरेट में जो क्वांटिटी होती है ज्यादा होती है। तो एक्चुअली मैंने क्या इसमें ऐड किया था? सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया था। तो फिर मुझे फ्लास्क में क्या ऐड करना पड़ेगा? फ्लास्क में मुझे ऐड करना पड़ेगा HCl। तो लेट्स से मैंने HCl ऐड किया। आप एज्यूम कर लें कि यहाँ पर मैंने 4 मॉलिक्यूल्स इसके जो है वो ऐड कर दिए। तो आपके पास कुछ ये हिसाब किताब है। अब जब आप इसमें इंडिकेटर ऐड करेंगे, आपने इंडिकेटर यहीं पे ऐड करना होता है। ये इंडिकेटर इसमें आएगा, और ये इंडिकेटर किसी चीज से रिएक्शन नहीं करेगा और इसी फॉर्म में रहेगा। ये डिसोसिएट नहीं हो सकता। इट्स नोन एज अ वीक एसिड। हमने साथ लगाया वेरी वीक एसिड। तो किसी एसिड की प्रेजेंस में तो डिसोसिएट हो ही नहीं सकता। अगर आप इस इक्वेशन को देखें, इफ यू हैव अ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस वन, तो रिएक्शन विल बी फेवर्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो वो तो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा, क्योंकि आपके पास अगर ये एसिड डिसोसिएट होता भी है पानी में, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी वहां पर एसिड प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है, उसके H आयंस वहां पे हैं, तो द रिएक्शन विल बी फेवर्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड जो है अपने आप को डिसोसिएट नहीं कर सकता। इस वक्त जो है फिर इसी फॉर्म में रहेगा। इस फॉर्म में अगर रहेगा तो इसका कलर क्या आएगा? इसका कलर जो है हम मार्क करने की कोशिश करते हैं। तो इसका कलर जो है इस फॉर्म में हमने ऊपर लेबल किया हुआ है कि इस फॉर्म में इसका कलर जो है रेड होगा। ठीक हो गया जी। अब क्या है, अब रिएक्शन जैसे स्टार्ट करते हैं, हम ऊपर से जो है इसको ऐड करना शुरू करते हैं, तो देखें ये एक OH जो था, ये एक H को न्यूट्रलाइज कर देगा। एक से आपका एक चला गया। इस तरीके से ये सेकंड आपका OH यूज हुआ, तो सेकंड जो है आपके पास H उसका न्यूट्रलाइज हो गया। फिर आपने थर्ड यूज किया, तो आपके पास जो थर्ड था वो भी न्यूट्रलाइज हो गया। फिर आपने फोर्थ यूज किया, तो आपके पास जब जो है फोर्थ भी यूज हो जाएगा, जैसे ही इसमें H आइंस खत्म हो गए, H आइंस इसमें से खत्म हो जाएंगे, तो फिर ये रिएक्शन जो है पीछे की तरफ जाएगा, अपने आप को डिसोसिएशन जो है शो करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर रिमूवल ऑफ ऑल H प्लस, योर इंडिकेटर विल डिसोसिएट पार्शियली एंड प्रोड्यूस दिस आयन। जैसे ही आयन आएगा आपके पास आफ्टर दिस रिएक्शन, तो आपके पास जो है ये बन जाएगा। इसकी वजह से कलर क्या हो जाएगा आपका? येलो। तो अब जो है आपके पास रेड टू येलो हो रहा है। पहले आपके पास येलो टू रेड हो रहा था, जो इस इंडिकेटर के दो कलर होते हैं। अब कैलकुलेशन की अगर बात करते हैं, तो हमारे पास जो है कितने जो मॉलिक्यूल्स जो हैं, अगर मैं मोल्स की बात करता हूँ, तो मोल्स ऑफ जो आपने यहाँ पर हाइड्रोक्साइड यूज किए हैं, वो कितने यूज हुए? 4। जिसकी आप शुरू में देखिए फ्लास्क में कितने थे, तो आपके पास मोल्स जो हैं ऑफ H आयन जो थे वो भी 4 थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आप कैलकुलेशन कर रहे थे, दैट इज टोटली करेक्ट, कि आपके पास जो रेशियो होता है कि अगर आपके पास ये चार्ज यूज हुए, तो आपको इसका भी पता है कि क्या इसका हिसाब किताब होगा। व्हेन यू नो वेरी वेल कि आपके पास अगर इसका 1 मोल हो, इसका 1 मोल होता है, तो इसके अगर 4 होंगे, तो इसका भी फिर आंसर 4 होगा। इस तरीके से इंडिकेटर्स जो हैं वो काम करते हैं। पहली बात तो इंडिकेटर के बारे में बता दिया कि ये ऑर्गेनिक डाइज होती हैं, ये डिफरेंट कलर शो करते हैं डिफरेंट पीएच वैल्यूज के ऊपर। इनका स्ट्रक्चर जो है दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। तो इसमें जो है आपको ऑर्गेनिक जब पढ़ा रहे होंगे उस वक्त आपको दिखा देंगे कुछ हल्का सा। तो नॉर्मली जो है इनका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज टू कॉम्प्लेक्स, तो इसलिए जो है हम उसकी बजाय उसका एनाइन जो है वो बहुत बड़ा बनाने की बजाय इस तरीके से लिख देते हैं। तो अगर जो है मैं यहाँ पर इस इंडिकेटर के बारे में हल्का सा बताने की कोशिश करूँ, तो कुछ ऐसा होगा जैसे फिनॉल्फेथिलीन जो है आपने नाम सुना होगा बार बार। तो उसमें जो है बहुत सारे जो है इस तरीके से रिंग्स आ रहे होते हैं, और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेड से, और इसके साथ जो है लेड से ये OH लगा हुआ है। इस वक्त इसका कलर जो है रेड है, और जैसे ही ये डिसोसिएट हो जाएगा,
इस फॉर्म में चला जाएगा कि इसका जो O नेगेटिव रह जाए और H हट जाए, तो इस फॉर्म में इसका कलर जो है येलो हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बड़े और कॉम्प्लेक्स किस्म के होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दिस इज सिंपल थिंग, H तो सिंपल चीज है, इसको तो आप लिखते हैं। तो इस पूरी चीज की बजाय जो पूरा इसके साथ जो पार्टिकल आ रहा है ये वाला, इसकी जगह पे हम इंडिकेटर का एनाइन जो है उसको हम इंडिकेट कर देते हैं, LN लगा देते हैं इसके साथ। तो इस तरीके से कुछ काम कर रहे थे। अब जो है द नेक्स्ट थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग वो ये है कि आपको इंडिकेटर की अगर सिलेक्शन करनी है तो इंडिकेटर किस तरीके का जो है, इंडिकेटर किस तरीके की टाइट्रेशन के लिए यूज करना है, उसके लिए एक छोटी सी बात जो है हम वो देखते हैं कि क्या कौन सा इंडिकेटर किस वक्त यूज करना होता है। तो हम यहाँ पे आते हैं, तो चॉइस ऑफ इंडिकेटर को गौर से देखते हैं कि क्या है। बेस्ट इंडिकेटर डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ पीएच कर्व, मतलब जिस तरीके का आपका केस होगा उसी शेप के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा होगा। एन इंडिकेटर हुज पीएच रेंज is within vertical part of curve is best। ऐसा इंडिकेटर जिसकी जो पीएच रेंज है, हर इंडिकेटर की पीएच रेंज होती है, वो डिफरेंट पीएच के ऊपर अपना कलर चेंज शो करता है। मतलब फॉर एग्जांपल 4 पे उसका कलर जो है रेड है और जो है 6 पे जाके उसका येलो हो रहा है। किसी इंडिकेटर में 2 पे कलर कुछ और होगा और 8 पे कुछ और होगा। हर इंडिकेटर की एक पर्टिकुलर जो है रेंज होती है। इस बेस के ऊपर जो है इंडिकेटर बेस्ट जो है वो होगा जिसका जो रेंज है, पीएच रेंज जिस पे वो कलर चेंज करता है, वो वर्टिकल पार्ट ऑफ द कर्व में आए, वो बेस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल जो है हम यहाँ पर इसको दिखाने के लिए आपके पास यहाँ पर हमने केसेस किए थे। देखें इसका वर्टिकल पार्ट जो है आपके सामने डिस्प्लेड है। इसको मैं पूरे पेज को जो है जरा कहीं पे कॉपी कर लेता हूँ ताकि जो है हम इसको, फिर ये चीज़ हमारी खराब ना हो। तो ये हमने कर लिया इसको कॉपी, और अब जो है इसको कहीं पेस्ट कर देते हैं, हमारे लिए सारा समझाना आसान हो जाएगा। तो इंडिकेटर की चॉइस की बात कर रहे थे, तो उसके लिए जो है हमें पीएच कर्व की शेप चाहिए। हम इसमें वर्टिकल पार्ट को ट्रेस करते हैं। वर्टिकल पार्ट कौन सा, तो मैं यूज कर रहा हूँ ब्लैक कलर इसके लिए। हालांकि हमने तो लाइन पहले से लगाई है, लेकिन फिर जो है आपके सामने में आपने इसके ऊपर जो है इस तरीके से वर्टिकल लाइन खींच देनी है। ठीक है, जो हम इसमें इक्विवेलेंस पॉइंट निकालने के लिए भी कर रहे थे। ठीक है, तो आपने इस तरीके से रूलर लिया और इस तरीके से इक्विवेलेंस पॉइंट जो है इसका जिस तरीके से निकालते थे वैसे ही हमने एक लाइन खींच दी। ये लाइन खींच दी, देखें यहाँ तक ये वर्टिकल है कर्व और यहाँ तक ये वर्टिकल है। इसके बाद जो है वो वर्टिकल नहीं। आप इसको एक्सटेंड कर दें, आप यहाँ से पीएच नोट कर लें और यहाँ से भी पीएच नोट कर लें। देखिए अगर फॉर एग्जांपल इसकी जो रेंज आ रही है, यहाँ पर आ रहा है लेट से 10.2 और यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 4.0। ठीक है, लेट से मैं इसको चेंज कर देता हूँ, चले 10.2 कर दिया इसको मैंने एंड 2.9 कर दिया। तो देखें जो ये रीजन है ना मेरे पास, ये वाला, वो इंडिकेटर जिसकी पीएच रेंज इधर आएगी वो बेस्ट होगा इसके लिए। मतलब इस रीजन में कोई भी इंडिकेटर जिसकी रेंज इस में आए तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ बेस्ट इंडिकेटर फॉर दिस टाइट्रेशन। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर आप इसको गौर से देखें तो इस जगह पे 25 सेंटीमीटर क्यूब पे जो है आपकी न्यूट्रलाइजेशन हो गई है। तो देखिए मेरा वॉल्यूम जो है, एक ड्रॉप ऐड करूंगा तो एक ड्रॉप यहाँ देखिए वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा और कलर चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जो है 2.9 के ऊपर उसका कलर जो था दैट इज रेड, और उसके बाद जो है 10.2 पे जो है इसका कलर जो है, मतलब इधर जो है रेंज पे मैं कहीं और लेके आता हूँ, 6.2 जो है उसका कलर जो है वो येलो हो रहा है। तो आप देखें कि आपने कितना वॉल्यूम ज्यादा ऐड किया। आपका वॉल्यूम यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर गिराते हैं तो तब भी यहीं पे आ रहा है, और यहाँ से हल्का सा एक ड्रॉप जो है वो या उससे भी कम जो है अमाउंट में आपके पास कलर चेंज आ जाएगा। लेकिन अगर किसी इंडिकेटर की रेंज जो है वो वर्टिकल पार्ट में नहीं आती, लेट्स से मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से और मैं जो है इसको रिमूव करता हूँ, अगर आप वर्टिकल पार्ट को जो है कंसीडर नहीं करते तो इधर आ गए हम लोग। और इसमें जो है लेट्स से मेरे पास एक इंडिकेटर जो है उसका एक कलर चेंज जो है वो आता है, मैं इधर मार्क कर देता हूँ, उसकी जो है 1.3 पे आती है। तो आपके पास 1.3 फॉर एग्जाम्पल जी हो गया। एंड दूसरी आती है आपके पास
8.2 पे आती है, उसका ये हो गया आपके साथ। देखिए आपका कलर जो है यहाँ पे रेड होगा, कितना वॉल्यूम आपने ऐड किया था, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे अगर आप एक्सरसाइज को फॉलो करें तो आपने 10 सेंटीमीटर क्यूब ऐड किया, आपके पास ये कलर है। उसके बाद जो है आपको इतना सारा वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा, फिर जाके उसका कलर चेंज आएगा। तो मतलब आप उसमें ऐड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते शार्प चेंज नहीं आएगा। तो आपका शार्प चेंज आने के लिए मिनिमम एडिशन ऑफ जो है आपके पास टाइट्रेंट का होना चाहिए। तो उसके लिए जो है वर्टिकल पार्ट जो है उसको हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं। तो वर्टिकल पार्ट जो है, जो ऐसा इंडिकेटर जो वर्टिकल पार्ट पे आएगा, दैट विल बेस्ट। इसमें अगर हम वर्टिकल की बात करें तो हमारे पास ये रेंज होनी चाहिए, इस जगह पे हमारे पास इसका कलर चेंज जिसका आएगा। सिमिलरली इस केस में देखें तो इसमें देखें वर्टिकल पार्ट ही नहीं बन रहा, इसमें मतलब हमारे पास जो है ना, इसमें इंडिकेटर की चॉइस जो है बहुत छोटी हो जाएगी। मैं इसको ब्लैक कलर से मार्क करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप गौर से देखें तो इसमें वर्टिकल पार्ट जो है, मैं अगर मार्क करने की कोशिश कर भी लूँ तो मेरे पास तकरीबन ये वाला पार्ट, ये रेंज बन रही है। अब ये रेंज जो है दैट इज टू नैरो। अब इस रेंज में अगर कोई इंडिकेटर मिलेगा आपको तो आप उसको यूज कर सकते हैं, वरना आप लोगों ने देखा होगा कि कभी भी, अब आप लोगों के साथ तो इस साल जो सीन हुआ है कोविड की वजह से, तो कभी भी आप लोगों ने वीक एसिड और वीक एसिड की टाइट्रेशन नहीं की होगी। इसके लिए इंडिकेटर की चॉइस ही बहुत मुश्किल हो जाएगी क्योंकि रेंज इज टू नैरो। और जो है फिर हमने जो है डिफरेंट जो यूज किए थे, उसमें जो हमारे पास रेंजेस आ रही थी, उसी की बेस के ऊपर हमने डिफरेंट इंडिकेटर यूज किए। कभी हमने फेनोल्फेथलीन यूज किया, कभी हमने जो है मिथाइलोनिन यूज किया, कभी हमने थाइमोल ब्लू यूज किया। तो वो इंडिकेटर सिर्फ दिखाने नहीं थे आपको कि लैब में हमारे पास बहुत सारे इंडिकेटर पड़े हैं और उसको हमने यूज करना है, या गोरा आपको जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि वो पीएच कर्व की बेस के ऊपर है। तो एक्चुअल जो बेस्ट टाइट्रेशन जो है वो तो पीएच कर्व से आपके पास एंड पॉइंट आएगा उसका। लेकिन इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग कि आपने ब्यूरेट में जो एक चीज फिल कर दी, उसके बाद जो है आपने नीचे लगा दिया पीएच मीटर लगा दिया, आप ऐड करते जा रहे हैं, फिर उसका एक ग्राफ बनाएंगे। इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो उसको ईज देने के लिए, उसको आसान करने के लिए सब ने इस पे जो है कि हम जो है इंडिकेटर यूज करेंगे। तो उसमें जो है हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, जस्ट कलर चेंज देखना है, उसके बाद जो है हम उसके एंड पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। तो शार्प एंड पॉइंट पे रोकना होता है। और वो वाली बात जो है क्यों करते हैं, वो वाली और भी तो आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसका कलर जो है इस वक्त ये डिसोसिएट हो गया, येलो हो गया। अब अगर आप इसमें बेस ऐड भी कर दें, एक मॉलिक्यूल और ऐड कर दें, तो वो आएगा, तब भी ये एच आई न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये एक और बन जाएगा, येलो ही रहेगा। आप 10 ऐड कर दें ओ एच, तब भी। तो आपके पास जैसे ही कलर चेंज होता है उस वक्त रोकना होता है। मतलब आपको जो है बड़े विजिबल उस पर जाना होता है, मतलब देखते हुए कि जैसे ही कलर चेंज हो उस वक्त रोकना होता है। उसके बाद एडिशन करते हैं, फिर तो ऐसे ही इसमें अगर एच प्लस जो है आपने 4 ऐड किए और ये जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, सारे ओ एच न्यूट्रलाइज हो गए, और उसके बाद जो है ये इसके साथ मिलके ये चीज बन गई। अब इसके बाद 10 ऐड कर दें, वो तो इसी फॉर्म में रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा। तो आपने देखा होगा कभी टाइट्रेशन करके जो है बच्चा आगे कहता है सर मेरा कलर कैसा है, तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि कलर उसका कैसा है। वो तो उस बच्चे को खुद पता है कि मेरा वॉल्यूम जो है ज्यादा हो गया, कम हो गया। अगर आपने ज्यादा भी ऐड कर दिया तो कलर जो आ गया है वो चेंज नहीं हो सकता, वही रहेगा। ठीक है जी। तो इस बेस के ऊपर जो है हमने यहाँ पे क्वेश्चन टाइप की चीज दी थी, और ये जो है फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर आते हैं कि ये हमारे पास इंडिकेटर्स हैं, इसको मैं रिमूव करने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास से ये जो चीज़ है हट जाए, और फिर जो है हम सिलेक्शन की बात करते हैं। तो ठीक है जी। तो ये हमारे पास कुछ कर्व्स जो हैं, हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन हल्का सा बना दिया, इस तरीके से आपके पास पास में क्वेश्चन आएंगे। नाउ वी हैव 3 कर्व्स ए बी एंड सी, एंड सिलेक्ट द बेस्ट इंडिकेटर फॉर द अबव कर्व्स। इनमें से बेस्ट कौन सा हो सकता है। तो इंडिकेटर 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है, और इनकी रेंजेस दी हुई है आपको। तो पहले की जो रेंज आ रही है दैट इज 1 to 3। इसका मतलब पहले में देखना है कि ये वाला इंडिकेटर कहाँ पे यूज हो सकता है। इसकी वर्टिकल लाइन जो आपने खींची, इसकी रेंज जो है, लेट्स से मैंने यहाँ पर हाइपोथेटिकली, क्योंकि मेरे पास ग्रेड नहीं है, तो मैंने इसको लिख दिया कि ये जो है 6 और 8.3 तक की रेंज है इसकी। तो आपका क्या ये इंडिकेटर इसमें फिट हो सकता है? 1 तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, 1 से तो कर्व ही नहीं चल रही। तो वर्टिकल पार्ट सिर्फ चेक करना था। तो 1 एंड 3 दोनों नीचे रह जाएंगे, तो ये इसके लिए एक लिए तो फारिग हो गया। इसको देखते हैं कि क्या इसमें चल सकता है। इसमें जो है अगर हम चलाने की कोशिश करते हैं, इसका वर्टिकल पार्ट जो है दैट इज 5 to 9, तो ये रेंज उसमें भी नहीं आ रही। और इस तरीके से 3 to 7.5 है, ये रेंज इसमें भी नहीं आ रही। तो ये इंडिकेटर जो है सूटेबल नहीं है किसी के लिए भी, फारिग है। सेकंड वाले में आते हैं हम, हमारे पास 2.9 और 6 आ रहा है। ठीक है जी। 2.9 और 6 को अगर चेक करते हैं तो इसमें देखते हैं कि कौन सा सेट बैठ सकता है। तो 2.9 इसमें नहीं है, एंड 2.9 इसमें भी नहीं है, एंड 2.9 इसमें अगर मेरे पास कोई चॉइस ना हुई
तो मैं 3 की जगह पे 2.9 वाले को कंसीडर कर लूंगा। लेकिन अगर मेरे पास 3 की चॉइस आती है तो फिर मैं देखूंगा इसको। तो अभी जो है मेरे पास ये नहीं। अच्छा, 6 जो है इसमें भी आ रहा है, 6 की रेंज में आ रहा है ये, 6 इसमें भी आ रहा है और 6 जो है इसमें भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसकी अपर लिमिट 6 होनी चाहिए थी बहरहाल इसमें। तो हमारे पास जो है 2.9 की बेस के ऊपर ये वाला बन सकता है, इसको देखेंगे। और अब गौर से देख लेते हैं कि 2.9 जिसको मैं अप्रोक्सीमेशन में 3 कंसीडर कर रहा हूँ, मतलब अगर मेरे पास इससे अच्छा ऑप्शन नहीं हुआ तो मैं इसी को लूंगा। तो इसको मैं 3 कंसीडर कर रहा हूँ, इसको 6 कंसीडर कर रहा हूँ, तो 3 एंड 7 इसका मतलब 6 इसमें आ जाएगा। इसको मैं इसमें ऐसे लिख देता हूँ कि कैन बी अंडर, मतलब अगर हमारे पास कोई इससे अच्छा इंडिकेटर नहीं है। और जो है इसके बाद जो है हम आते हैं 5 to 9 वाले में। तो 5 to 9 वाले में देखें ये 8.39 एक्सीड कर गया इससे। 5 to 9 यहाँ पे बड़ा फिट हो रहा है, तो ये बड़े आराम से इसमें कि 4 to आपके पास इसकी रेंज थी, 5 to 9 आपके पास रेंज थी, और आपके पास 5 to 9 नहीं सॉरी 4 to 9.5 आपके पास रेंज है, तो इसमें बेस्ट आ रहा है, ये यूज हो सकता है। इस तरीके से लास्ट वाले में देखते हैं तो वहां पे हमारे पास 5 की नहीं आ रही लोअर लिमिट, हमारे पास 3 की लिमिट आ रही है। तो 3 तो है नहीं इसमें, तो ये नहीं हो सकता। इस तरीके से जो है हमारे पास लास्ट इंडिकेटर 5.5 to 12 है। तो ये देखते हैं ये कहीं पे यूज हो सकता है, तो 12 तक तो कोई भी नहीं जा रहा। 12 तक ये जो इसमें नंबर दिया है 12, तो 12 तो इसमें हम देखें अपर लिमिट किसी में भी नहीं जा रही। ठीक है, तो ये तो कहीं नहीं यूज हो सकता। तो इसलिए जो है मैं 2 इंडिकेटर इसमें से क्रॉस कर देता हूँ और वो यूज नहीं हो सकते। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ कि ये यूज नहीं हो सकता और ये यूज नहीं हो सकता, ना तो PH1 किसी में है ना 12 किसी में है। हाँ, इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर सी, इसको यूज कर सकते हैं, ये उस रेंज में आ रहा है। और इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर बी। अब अगर इसको देखना चाहते हैं तो ये दोनों आपस में भी इंटरचेंज हो सकते। तो इस तरीके से इंडिकेटर की चॉइस जो है उसमें आपको ये काम करना होगा कि आपको वर्टिकल पार्ट जो है उसको ट्रेस करना है, उसके वाई एक्सिस पे जाके आप उसकी ग्रिड में उसकी रेंज चेक कर लेंगे, उसके बाद जो इंडिकेटर्स दिए होंगे उसमें से आप जो है बेस्ट चूज कर लेंगे। The moles of acid and base are stoichiometrically equal. They've canceled each other out. All right, so here is phenolphthalein. If phenolphthalein is in an acidic solution, it's clear. If phenolphthalein is in a basic solution, it turns pink. It turns bright pink. So indicators are usually weak acids that have a different color than their conjugate base form, or they're weak bases with a different color than their conjugate acid form. So each indicator has its own pH range over which it changes color. You don't have to memorize the pH range for a bunch of different indicators. They will give you a table. So you can use an indicator to find the equivalence point in a titration as long as your indicator changes color in the region where your pH rapidly changes at equivalence point. So as long as your indicator changes color pretty close to the pH where the equivalence point is. So here's an example of a strong acid titrated with a strong base. So we had a strong base and we added HCl to it. So as we added more and more HCl, this is the pH range where phenolphthalein changes color. Right here, this is the pH range where methyl red changes color, and here's our equivalence point. Ideally, we want to find an indicator that would overlap with our equivalence point, where its color change region would overlap with our equivalence point. So neither of these are exactly the best indicator to use for this. So indicator choice, it is really, really, really important. So we're looking for an indicator that's going to change color at our equivalence point. So a suitable indicator for titration is where the equivalence point falls in the color change interval. I know I've said this like 3 times, but that's really all that this comes down to. This one, methyl red, would be a terrible indicator for this titration. Why? It changes color outside of the equivalence point. It's just going to stay yellow up here. We're not going to know when we've actually hit the equivalence point. Here, phenolphthalein is a good indicator for this titration because it starts to turn pink at the equivalence point. So, again,
phenolphthalein would not work for this titration. Here's the equivalence point. Here's where phenolphthalein changes color. Here's the pH range where it changes color. Methyl red would be good for this one, because here's where methyl red changes from yellow to orange. Some indicators are better than others. It's really nice to get one that goes from like clear to another color. My least favorite one goes from clear to yellow, because to see it, it goes to like light post-it note yellow, not bright yellow. But the only thing they'll ask you to do with indicators is pick a suitable indicator for a titration. So to do that, you have to know what the pH is at the end point, and you have to know the range where the indicator changes color. They have to give you a table like this, or a table that tells you pH ranges. To see if you have this, pick a indicator that would be good for a strong acid, strong base titration. What would be a good indicator for a strong acid, strong base titration? Think about what the pH is at the equivalence point there. And you also might want to pause this video because I'm going to explain myself with that. So, I mean, personally, for strong acid, strong base titration, I know that at equivalence point the pH is 7. So I want to look for an indicator that's got a pretty good color change range at pH 7. I would pick bromethiol blue. Why? It starts changing at pH 6, but pH 7 it's a solid green, and it hasn't gone on to blue yet. Phenol red could work where you're starting to see yellow turn into orange, or I don't even know what that one is. Alizarin could work because you'd be bright red, but it'd be easier to miss with these a little bit. I hate nitrophenol. This is an indicator I hate because you can see it turns right at pH 7, pH 8. It will go from clear to, if you've gone to bright yellow, you've gone too far for pH 7. And I just remember we used that in a lab I taught in college, and I had to explain to them, you want your solution to turn the color of well-hydrated pee. If it's dehydrated pee, you've gone too far. Fun learning experiences. But that's it. That wraps up videos for the year. Be able to pick an indicator if you're given a chart like this, or if you're given something where they tell you the indicator changes colors over this range. Yay. Done. ओके बेटा, सम टाइम इसमें जो है इंडिकेटर वो प्रोवाइड नहीं करता, तो जब वो इंडिकेटर प्रोवाइड नहीं करेगा तो उस वक्त जो है मतलब उनकी रेंज वगैरह जो है वो उसको देनी चाहिए, नॉर्मली दे देता है, और सम टाइम जो है बहुत सिंपल से क्वेश्चंस में जो है वो नहीं देता। तो उसमें आपको एक बात याद रखनी है कि फिनोल्फेथलीन जो है ये स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए जो है यूज होती है। इस तरीके से जो है वीक एसिड्स के लिए जो है वो हम यूज कर सकते हैं उसको, मिथाइल ऑरेंज को जो है वो अगर वीक एसिड का केस आता है तो उसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें जो है अगर केसेस बनाने की बात करें तो इसमें केस भी बन सकते हैं, तो उनकी बेस के ऊपर जो है ये सारी बात जो है हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी बेटा, इस बेस के ऊपर जो है अगर आप जो है इस डायग्राम को देख सकते हैं गौर से, इसमें पीएच इंडिकेटर की जो रेंज दी हुई है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है सारे के सारे आप याद कीजिएगा, लेकिन ये 2 या 3 इंडिकेटर जो है इनको ज़हन में रख लें आप लोग, तो आपके सामने ये वेल एक्सप्लेन्ड है कि जो वर्टिकल पार्ट जो इक्विवेलेंस पॉइंट जो है इसका आ रहा होता है स्ट्रॉन्ग में, स्ट्रॉन्ग बेस होगी तो बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, 13 12 13 को टच करेगा, तो उस वक्त फिनोल्फेथलीन इज द बेस्ट वन। इस तरीके से अगर हमारे पास जो है वीक एसिड आएगा तो उस वक्त आपके सामने जो है मेरा इसमें कर्सर नहीं चल रहा, तो इफ यू कैन सी द वीक एसिड ब्लैक लाइन जो आपके पास चल रही है इसमें, तो इस केस में जो है आपके पास थाइमोल ब्लू जो है दैट इज द बेस्ट वन फॉर वीक एसिड। इस तरीके से मिथाइल ऑरेंज जो है वो उस वक्त यूज कर सकते हैं जब स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास आ जाए या स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए, इसकी रेंज जो है वो वर्टिकल पार्ट जो है इसका इक्विवेलेंस पॉइंट जो है ना उस रेंज में चला जाता है। तो इस बेस के ऊपर जो है हम इसको समाप्त कर देते हैं कि अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस आ जाएगी तो हम फिनोल्फेथलीन यूज कर लेंगे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो है हमारे पास, अगर किसी केस में हमारे पास इसको जो है हम केसेस अगर बनाने की कोशिश करते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए, या फिर वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए, तो इन दोनों केसेस में वी कैन यूज फिनोल्फेथलीन। फिनोल्फेथलीन नंबर 1 केस ये हो गया हमारे पास। दूसरा जो है हमारे पास, अगर हमारे पास
यहाँ पे एसिड लिखा था हमने और एसिड जो है दोनों हमने चेंज किए यहाँ पर। इस तरीके से हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं अब स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक एसिड। ये आई थिंक हो चुका है। स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, ये हो चुका है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग भी हो चुका है। तो स्ट्रॉन्ग बेस किसके साथ रह गया है? वीक एसिड के साथ हो चुका है। वीक एसिड वर्सेस वीक बेस नहीं होगा हमारे पास। तो यहाँ पे एसिड दोनों लिखते हैं हमने, यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे लिखते हैं वीक बेस। तो वो जो बनना है इसका सेटअप जो हमारे पास आना है वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, जो केसेस बन सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो है पहला जो हम लिख लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और इस तरीके से वर्सेस वीक एसिड। सॉरी, इसमें जो है यहाँ से हम इसको थोड़ा सा किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। टेबल थोड़ा सा गलत हो रहा था। तो पहले जो हम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड लिख देते हैं। दूसरा जो हम लिख देते हैं स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। एक केस ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक एसिड। ये हो गया हमारे पास। अगर इन दो चीज़ें जो है प्रोबेबिलिटी जो बना रहा हूँ, ये चीज़ जो है रिपीटेड है। देखिए अगर आपके पास बेस स्ट्रॉन्ग है तो आपसे मैंने कहा कि आप जो है उसको यूज़ कर लेंगे। बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप फेनोल्फेथलीन यूज़ कर लेंगे, और दूसरा जो है कॉन्गो रेड था हमारे पास और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेस कहाँ कहाँ पे आ रही है। तो पहले जो केस में हमने चेक किया, अगर हमें ऐसी केस मिल जाए तो स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे आ रही है, और फिर स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे आ रही है, और फिर जो है स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे आ रही है। इन तीनों केसेस में वी कैन यूज़, एक हमारे पास चॉइस है। मैं लिख लेता हूँ, जब भी हमारे पास आएगा तो हम यहाँ पे फेनोल्फेथलीन लिख सकते हैं। और इस तरीके से हमारे पास अगर वीक एसिड आता है